आदिवासी समुदाय के विषय में हम विशेषकर देखें, हुँ। तो अन्य समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदाय का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उनके जो रीति-रिवाज किसी धर्म से उत्पन्न नहीं है। बाकी समुदाय में वो तो हिंदू धर्म के हिसाब से या फिर मुसलमान में उनकी कुरान के हिसाब से शरिया कानून कानून। शरिया उसके हिसाब से बना है। तो और उसी तरह से यहूदियों के बीच उनकी धार्मिक अ आधार पे कानून बने हैं। हुँ। उसी तरह से ईसाइयों के बीच में उनकी धार्मिक आधार पे कानून बना है। लेकिन आदिवासियों के मामले में चूँकि वो हर एक जगह है, किसी भी धर्म में वो धर्मांतरित हो गया है, लेकिन साथ-साथ उनका जो अलग अस्तित्व है, वो अपनी समाज को संचालित करने के लिए वो अपनी रीति-रिवाज डेवलप किया है। आदिवासी समाज में भी बहुत सारे समाज हैं, जो कि उनकी अपनी-अपनी विचारधारा है। तो सभी समाज अपने से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ राय भेजें। अब अभी तो पता नहीं है कि कितना राय आया है। कुछ कौन लोग फ़ेवर में हैं, कौन अगेंस्ट में है, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि अभी तो कोई ड्राफ्ट है नहीं हमारे बीच में। हुँ, हुँ। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि कुछ ड्राफ्ट ऑलरेडी बना के आया हुआ है, हुँ। लेकिन वो पब्लिक डोमेन भी में नहीं आया है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी सब गेसवर्क है और सब सभी सोच ही रहे हैं। सोच रहे हैं और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में फँसे है। हुए हैं। बिंदुओं पे विचार नहीं हो पा रहा है हुँ। कि कौन-सा चीज़ पे होना है, कौन-सा चीज़ पे नहीं होना है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से एक बार चर्चा शुरू कर दी है। आम जनता और धार्मिक संगठनों से मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से अपनी राय मांगी है और राय के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यह हमारे लिए काला कानून है। फिलहाल हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र उरांव जी हैं। आदिवासी मुद्दों की अच्छी समझ रखते हैं और यूसीसी पर भी बहुत अच्छी बातचीत अभी लोगों के सामने रख रहे हैं। फिलहाल हम सर के साथ बातचीत करेंगे इस विषय पर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, खासकर आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों विरोध कर रहा है और आखिर यूसीसी पर आदिवासी समाज को क्या नुकसान है? जी, पहले तो हम समझें कि यूसीसी क्या है? यूसीसी जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर में आर्टिकल 44 भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। जिसमें ये स्टेट को एक डायरेक्शन है कि जब भी वो नियम बनाए तो एक प्रयास करे कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। उसमें है कि राज्य समान नागरिक संहिता के ऊपर भी एक कानून लाए। ये एक पक्ष है। वो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। वो एक सरकार को गाइडलाइन देता है। लेकिन उसके वायलेशन या उसके नॉन कंप्लायंस पे आप उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल होता है लीगली। वहीं दूसरी तरफ आपके फंडामेंटल राइट है, जो संविधान में लिखे हुए मौलिक अधिकार जो हैं, उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार आपको वर्णित है, जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। बिल्कुल। और साथ-साथ उसमें अन्य समुदायों के लिए खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या पिछड़े समुदाय हैं या आदिवासी समुदाय है, उनके लिए आर्टिकल 29, 30 जो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स की बात करता है वो। बिल्कुल। तो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स में आदिवासी का भी उतना ही राइट है जितना कि और अधिक अन्य समुदायों का, कि अपने भाषा, लिपि और अपना रीति-रिवाज के हिसाब से वो अपने समाज को चला सकता है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, उसके वायलेशन के होता है तो वो नागरिक कोर्ट का शरण ले सकता है, हाई कोर्ट की शरण ले सकता है और सीधे वो सुप्रीम कोर्ट की शरण जा सकता है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 22वें लॉ कमीशन ने विभिन्न समुदायों से एक राय माँगा है कि क्या होना है, नहीं होना है, किस तरह होना है।
तो इसके जाने के पहले हम 21वां लॉ कमीशन का रिपोर्ट देखें, जिसमें कि बहुत सारे समस्याओं को देखते हुए जस्टिस चौहान की अध्यक्षता में वो एक निर्णय, उस रिपोर्ट ने एक निर्णय दिया और कहा कि वो भी 2018 की जो रिपोर्ट है उसमें कहा कि ये आवश्यक नहीं है और ये वांछनीय भी नहीं है। तो इस तरह का कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया था, क्योंकि भारत जैसे देश में ये इतना विविधता से परिपूर्ण है, उसमें इतने कम समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें लॉ कमीशन ने जिस जिस तरह से रिपोर्ट लास्ट टाइम दिया था, तो मुख्यतः इसमें है शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने की व्यवस्था और आपका भरण पोषण जो मेंटेनेंस है, इन सब और जो गार्जियनशिप है, अडॉप्शन और गार्जियनशिप, इन सारे मुद्दों पे उन्होंने राय दी थी कि ये सब मैटर को, फैमिली मैटर्स को वो जो संविधान का जो भावना है उसके अनुरूप वो लाएंगे, यानी एक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जगह में दूसरे दूसरे समुदाय में, खासकर मुस्लिम समुदाय में, जैसे कि एज का जो है मैरिजेबल एज का वो 14 वर्ष है वहाँ पे, जबकि संवैधानिक या रूप से वो अभी जो है कंट्री में वो 18 और 21 का है। तो वैसे वैसे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मेजॉरिटी एज के हिसाब से, उन सब चीज़ों पे वो लाए, जैसे कि वहाँ पे मल्टीपल मैरिज मुस्लिम में है, हिंदुओं में मोनोगामी का है, एक बार में एक शादी कर सकते हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से कोडिफाई लॉ हुआ है उस वक्त से ऐसा है। तो उन सब मैटर्स पे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मैटर्स को देखते हुए ये एक तरह का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन हम देखें तो आदिवासी समुदाय के विषय में हम विशेषकर देखें तो अन्य समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदाय का कोई धार्मिक आधार नहीं है, उनके जो रीति रिवाज किसी धर्म से उत्पन्न नहीं है। बाकी समुदाय में वो तो हिंदू धर्म के हिसाब से या फिर मुसलमान में उनकी कुरान के हिसाब से कानून, शरिया उसके हिसाब से बना है, तो और उसी तरह से यहूदियों के बीच उनकी धार्मिक आधार पे कानून बने हैं, उसी तरह से ईसाइयों के बीच में उनकी धार्मिक आधार पे कानून बना है। लेकिन आदिवासियों के मामले में चूंकि वो हर एक जगह है, किसी भी धर्म में वो धर्मांतरित हो गया है, लेकिन साथ साथ उनका जो अलग अस्तित्व है, वो अपनी समाज को संचालित करने के लिए वो अपनी रीति रिवाज डेवलप किया है। वो अभी का नहीं है, बल्कि वो उसकी धार्मिक परिवर्तन के पहले से चली आ रही है। तो उसका रीति रिवाज, उसके सारी चीजों को जिसके ऊपर अभी कानून बनाने की बात हो रही है, जैसे कि शादी से संबंधित है या तलाक से संबंधित, अब तलाक के संबंध में बहुत सारे समाज में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है। जैसे आदिवासी समाज में कई जगह है कि तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तलाक तो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो डिवोर्स को बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे ओरांव समुदाय में छूटा छूटी बोलते हैं, हालांकि आजकल लोग उसको बोलते हैं तलाक। तो इस तरह से 730 आदिवासी समुदाय हैं भारत में जो अनुसूचित जनजाति का जिन्हें दर्जा प्राप्त है। तो पहली बात तो, और उनके जो रीति रिवाज को आर्टिकल 13(3)(a) जिसमें कि कानून की इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कस्टम और यूसेज जो उस जैसे रीति और जो यूसेज जो है वो भारत के सीमा के अंदर वैसे जो जिसको कि विधि का बल प्राप्त है वो भी विधि है। तो कहने का मतलब कस्टम जो है, ट्राइबल कस्टम्स, एक तो धार्मिक का आधार नहीं है, उनकी सामाजिक रीति रिवाज से वो पनपा है, तो उसका बेस उसकी सामाजिक संरचना है और उसको 13(3)(1) के अंदर एक बल का विधि का बल मिला है, वैसे विधि जो कि वो उसके समाज में इन्फोर्स्ड हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि एक देश एक कानून जो अभी सरकार लाना चाह रही है, तो आप जिस कस्टम की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या ये आदिवासियों के कस्टमरी लोगों को ये नुकसान पहुँचाएगा? जी,
जैसे मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अब तो हम समझ में आ गया कि ये 13 दिन के ये अंदर हमारा कस्टम को लॉ की संज्ञा दी गई है, सुरक्षा दिया गया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो कस्टम लॉ है, कस्टमरी लॉ है, वो अनकोडिफाइड है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जो मेन लैंड एरिया है, सेंट्रल इंडियन है, वहाँ पे पैट्रियार्की है, या जो उत्तराधिकार का जो मामला है वो बाप से बेटे को ट्रांसफर होता है, यानी पैट्रिलिनियल है। पिता के को केंद्र मानकर संपत्ति का बंटवारा होता है। और ये जो सिस्टम है वो बहुत पहले से चले आ रहा है, इसलिए क्योंकि समाज में जो मान्यता है कि प्रॉपर्टी जो है आदिवासी में एक किली का होता है, एक कम्युनिटी का होता है, जैसे भुइयारी और खुटकटी जो है, और वो किले के बाहर नहीं जाता, वो सामुदायिक जमीन होता है, वो अपने समाज के भीतर ही रहता है, इसलिए वो सेल ट्रांसफर नहीं है। और इसी कस्टम को देखते हुए छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में सेक्शन 7 और 8 में वर्णित है कि जो प्रॉपर्टी होगा वो मेन लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। तो कस्टम को वहां पे सेफ गार्ड किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे उसी आधार पे जो मेनलैंड ट्राइब में पेट्रिलिनियल सिस्टम चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखें इसी आदिवासी समुदाय में नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो खासकर हम उदाहरण स्वरूप ले ले तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 प्रमुख वहां की जनजातियां हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और तीनों ग्रुप जो हैं वो मैट्रिलिनियल हैं, यानी माता के नाम के बाद माता फिर से बेटी। उसकी बेटी से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। और खासकर जो सबसे छोटी बेटी होती है गारो में, उसको बोलते हैं नोकमा, और खासी में इसी तरह का है जो इसको बोलते हैं खादू। और उनका जो कॉन्सेप्ट जो है वो है मदर, यानी एक माँ से उत्पन्न हुए, जिसको कि बोलते हैं माचोंग का टर्म यूज करते हैं वो लोग। और उस माचोंग से वो अपना लीनेज ट्रेस करते हैं, और उसमें जो होता है शादी करने के बाद लड़का है सो लड़की के यहाँ जाता है, अनलाइक इधर जहाँ की लड़की अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर में आती। तो एक तरफ तो ये सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ओराव, मुंडा, खड़िया, जो भी पैट्रिलिनियल ट्राइब है, और दूसरी तरफ है माता के हिसाब से उनका सिस्टम है। उसी तरह से मिकिर जनजाति है, उसी तरह से आपके खासी है, और उसके साथ साथ और भी जनजातियां हैं जो कि साउथ में अगर हम आए, साउथ में केरला में एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं मारुकत्तियम। तो मारुकत्तियम भी एक मैट्रिलिनियल समाज है जिसको माता के थ्रू से वो ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से निकोबार आइलैंड में और लक्षद्वीप आइलैंड में, सेंट्रल अंडमान में जो कॉन्सेप्ट है वो ना तो मैट्रियार्कल है ना तो पेट्रियार्कल है, ना तो वहाँ बाइलैटरल है। तो वो सिस्टम वो उस तरह का है कि अगर माता पिता को लगता है कि अगर वो बेटी को देना चाहते हैं तो बेटी को भी दे सकते हैं, या फिर वो बेटा को भी दे सकते हैं। वो माता पिता की सोच पे निर्भर है, चॉइस के ऊपर निर्भर है। अगर बेटा जो है अपना परिवार को छोड़ के शादी के पश्चात वो चला जाता है और अपना दूसरा परिवार बसा लेता है, तो उसको उसकी संपत्ति पे नहीं अधिकार मिलता है। तो इतनी भिन्नताओं में, आदिवासियों की इतनी भिन्नताओं में एक देश एक कानून वाला अगर कानून आ जाता है तो कैसे होगा आदिवासी समाज का? पहली बात तो कि ये आदिवासी समाज के लिए, चूंकि वो अनकोडिफाइड, अनडॉक्यूमेंटेड है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि और आप 730 आदिवासी समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, और हर एक उस देश का नागरिक है, और उनकी अपनी समाज है, और इस समाज होने की वजह से उनकी जो व्यवस्था है वो ऑलरेडी से सेट है। और ना केवल ये, यूसीसी अगर आती है तो वो पेट्रियार्की को भी अनसेटल करेगा, क्योंकि इसमें जो है, मान लीजिए महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अगर अधिकार मिलता है तो एक तो है कि वैसे ही जमीन को लेके 5वीं अनुसूची में बहुत प्रोटेक्शन है,
तो वो भी संविधान का ही पार्ट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। तो एक तरफ वो भी संविधान का ही पार्ट है, उसको भी हम देखें तो वहां पे जमीन बाहर ना जाए, लैंड ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर को अधिकृत किया गया है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये खतरा है कि अगर फीमेल को हम देते हैं तो समाज में संपत्ति का अधिकार, जो कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा, तो उसमें एक तो जेंडर इक्वालिटी के लिए जैसे कुपासनर मान लिया गया हिंदू के हिसाब से, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें लैंड का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो किली का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो दूसरे समाज में नहीं है, तो इसी वजह से उसको डिस्टिंक्ट रखा गया है। अब जब से महिलाओं को मिलेगा तो उसमें है कि लैंड एलिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इतने कानूनों के बावजूद। अब एक होगा कि मैरिज के बाद लैंड और एलिनेट होगा, फर्दर बाइफरकेट होने का संभावना है, पूरी संभावना है। तो इससे आदिवासी समाज को उसके जमीन से मतलब जमीन की लूट है, लेकिन वो शायद और बढ़ जाएगी, बढ़ने की संभावना है तमाम कानूनों को होने के बावजूद। तो एक खतरा है। फायदा तो ये है कि जेंडर को आप कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी होगा कि 5वीं अनुसूची में जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं या जो सीएनटी में जो सेफगार्ड दिए हैं, और सीएनटी के कुछ सेक्शंस जो हैं आपके 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, जहां पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो सेक्शन 46, 47, 48, 49 ये सब 9th शेड्यूल में वो पार्ट है, सेफ गार्डेड है, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता है, इसकी वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को के आर्टिकल्स को। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो वो सब चीज को अनसेटल करेगा, समाज को भी अनसेटल करेगा, और साथ जो कानून प्रावधान दिए हुए हैं, खासकर सीएनटी, हम मेनलैंड ट्राइब की बात करें, राममुंडा, खड़िया, जो भी हैं ट्राइब्स के जो सीएनटी के अंदर आते हैं, उसको तो असर करेगा, क्योंकि वो उसमें कस्टमरी लॉ को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1908 में ये चीज किया है। साथ साथ अगर हम देखें मैट्रिलिनियल समाज में, तो हम संविधान के आर्टिकल 371A और 371G को देखें, जिसमें कि नागालैंड को 371A के तहत प्रोटेक्शन मिला है कि वो सेंट्रल या स्टेट का कानून उस नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, खासकर उसके कस्टमरी लॉ को देखते हुए। तो ये संविधान का प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है। तो अगर हम यूसीसी लाते हैं तो 371 को भी हम वायलेट कर रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। प्लस नागालैंड को और एक स्पेशल स्टेटस मिला है। इस तरह से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला है 371 के सीरीज में। A है नागालैंड के लिए और G है आपका मिजोरम के लिए। उस तरह से मिजोरम को भी स्पेशल स्टेटस मिला है, जिसमें कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कस्टमरी लॉ के को सुरक्षित रखा गया है और सेंट्रल कानून उस पर लागू नहीं होगा। मतलब सर, हम कहीं ना कहीं ये सोचे कि पुराने जितने भी कानून हैं आदिवासियों के, स्वतः वो ध्वस्त हो जाएंगे यूसीसी आने के बाद। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो आपका कोडिफिकेशन नहीं है, तो क्या कानून है अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जितना आदिवासी समाज है उन सभी समाजों का कोडिफिकेशन लॉ नहीं हुआ है। यही बात लास्ट लॉ कमीशन ने कहा था कि अनडिजायरेबल है और अननेसेसरी है, क्योंकि बहुत विविधता है, और उन्होंने ये राय भी दी थी कि आप जितना से जितना ज्यादा इन सभी चीज का डॉक्यूमेंटेशन पहले कीजिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसमें जो इनकंसिस्टेंसीज क्या है उसमें आप सुधार लाइए, बनिस्पत आप एक ऐसा कानून लाइए और सब पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये उनका मतलब काफी प्रोसेस है, उसके बाद आपको यूसीसी लाने की है। हाँ। क्योंकि 2016 में खुद 21वीं विधि आयोग ने कह दिया था कि फिलहाल भारत को इसकी अभी जरूरत नहीं है। सर, हम ये समझना चाहेंगे कि आदिवासी समाज, खासकर झारखंड का हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे समाज आदिवासियों की, इन्होंने कई सालों से मांग की है सरना धर्म कोड की। इस पे कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, सरना धर्म कोड की मांग एक तरह से जिस तरह से हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, उस तरह से धार्मिक एकता का एक प्रयास है। और ये ना केवल भारतीय संविधान के दायरे में एक अपनी पहचान को बनाने का प्रयास है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रेजोल्यूशन 169 और 107, और आपका यूएन ड्रिप
यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 के गाइडलाइंस को भी हम देखें तो ये कहता है कि आदिवासियों को अपना धार्मिक पहचान रखने का पूरा अधिकार है। तो उसी संदर्भ में क्योंकि हम देखते हैं कि अभी समाज में काफी बिखराव है और आदिवासी बहुत अन्य धर्मों में गए हैं, लेकिन स्वधर्म जो है, जो उनकी अपनी फेथ है, उसको गवर्नमेंट के पेपर्स में रिकग्निशन मिले, इसी का ये प्रयास है। और वो कहीं ना कहीं उसके सिस्टम, उसके कस्टम्स को प्रिजर्व करेगा। जैसे हम देखते हैं कि शादी के मामले में अगर हम आदिवासी शादी में देखते हैं तो जैसे कि हिंदू मैरिज में के हिसाब से जो मैरिज को बोलते हैं सेक्रेमेंट है, संस्कार है। वो इस जन्म में नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का संबंध है, अगले 7 जन्मों का संबंध है। तो वो एक तरह से सेक्रेमेंट है, लेकिन अभी वो मान्यता धीरे धीरे कम हो रही है और वो सेक्रेमेंट है, क्योंकि अभी विडो को भी रीमैरिज का ऑप्शन दे दिया है। तो विडो अगर रीमैरिज कर रही है तो किस तरह का उस 7 जन्म का संबंध रहेगा। तो ये दूसरा पक्ष है। लेकिन चुकरी बड़े लिहाजे वो सेक्रेमेंट मानते हैं और उसमें धार्मिक अनुष्ठान का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से उनके शादियों में उनकी धार्मिक पहचान है और 7 स्टेप जो सप्तपदी लेने के बाद, अग्नि को साक्षी मानने के बाद, वो मैरिज को बाइंडिंग मानते हैं। तो अगर हम सरना समाज की बात करें या तो हमारे अपने धर्म के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से या अपनी मान्यता के हिसाब से शादी किस तरह का है, वो सेक्रेमेंट है या मुस्लिमों की तरह वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चीज हमारा धर्म की वजह से ही हम उसको कह सकते हैं कि किस तरह का है। और उसमें जो संस्कार हैं, जैसे हिंदुओं में जो संस्कार है, हमारे जो संस्कार हैं उस धर्म के इर्द गिर्द, उसको हमारी शादी को मान्यता देगा। जैसे कणसा का उठाना, जैसे जुआट के में दोनों को बैठा के शादी करना, सिंदूर दान देना। तो कुछ परंपराएं हैं, कुछ जो हैं वो जो रस्म रिवाज हैं उसी धर्म के स्पेसिफिक है। उसमें कोई छेड़छाड़ हुआ तो वो प्योरिटी खत्म हो जाएगी, जिसके वजह से आपकी शादी मान्य होती है। यानी कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो जिसके मानने से आपकी शादी वैलिड शादी मानी जाएगी और नहीं मानने से वही शादी वॉइड हो जाएगी कानूनी भाषा में। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी ने मंदिर में जाके सिर्फ वरमाला पहना दिया और फेक मैरिज हो गया और अपने आप को पति पत्नी मान गए, तो उसको हिंदू लॉ के तहत उसको बोलते हैं मॉक मैरिज। मानी मैरिज का नाटक कर दिया। वो एक्चुअली नहीं है। जो उसमें 7 स्टेप्स जो लिखे हुए वो सारे होना चाहिए, उसके और भी सारी चीजें हैं। तो उसी तरह से जो रिलीजन सरना कोड को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक रिलीजन है, उसके तहत बहुत सारी मान्यताएं उसके तहत है। उसी तरह से डिवोर्स का मामला है। अब तलाक का जो सिस्टम है, वो तलाक का सिस्टम कई जगह बहुत लिबरल है, कई जगह थोड़ा स्ट्रिक्ट है और अलग अलग समाज में अलग अलग है। और कई जगह तो तलाक का वो उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि अब है हमारे इस जो समाज में ओरांव अगर हम देखें तो उसमें छूटा छूटी का कॉन्सेप्ट है। तलाक का जो टर्म है वो फॉरेन दूसरी जगह से आया हुआ है। छूटा छूटी करते हैं, उसमें हम बिहुड़ी वापस मांगते हैं। अगर मान लीजिए लड़की की तरफ से कुछ फॉल्ट है, लड़की की वजह से छूटा छूटी हो रहा है, तो जो बिहुड़ी हम देते हैं या डाली डिब्बा जो देते हैं, उसको हम लोग लौटाते हैं, उसको वापस लेते हैं अगर लड़की में फॉल्ट है। अगर लड़का में फॉल्ट है तो डाली डिब्बा वो रख लेती है। अच्छा। तो कुछ जो इस तरह के जो सिस्टम है वो रीति रिवाज से गवर्न होते हैं। तो हमारे जो रीति रिवाज हैं वो हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं। तो हमारी आस्था का एक मूर्त रूप वो उसको धर्म का नाम दिया है। सरना धर्म या ट्राइबल धर्म जो है, असर पड़ेगा क्योंकि आपके रीति रिवाज उससे संबंधित है।
बिल्कुल। क्योंकि वो चीज हमारे अन्य जो मेन स्ट्रीम धर्मों से अलग है। हालांकि उसको धर्म का दर्जा भी नहीं दिया है, उसकी मांग हो रही है कि इतने सारे लोगों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इनकी आस्थाएं विश्वास बिल्कुल अलग है। वो डीम्ड हिंदूज जो हिंदू में बोलता है वो नहीं है, बल्कि ये अपने कस्टम बेस्ड गवर्न होते हैं। और इसी वजह से हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट हाँ, लागू ये नहीं होते। शेड्यूल ट्राइब्स के केस में लागू नहीं होते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 उसको अप्लाई वो उसको रोकता है कि आप शेड्यूल ट्राइब्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका अपना रीति रिवाज है। उसके हिसाब से ये अपने व्यक्तिगत मामलों में संचालित होते हैं, चाहे शादी, छूटा छूटी या गोद लेने की परंपरा या मेंटेनेंस की परंपरा या गार्डियनशिप की परंपरा, ये सारे अपने रीति रिवाज से हैं। इसलिए अच्छे में हिंदू कानून अप्लाई नहीं करते हैं। इसी इसी विषय पर हमने आपको एक विश्लेषण आधारित एक वीडियो भी बनाया था। उसमें हमने कहा था कि ये जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता का जो मामला है, वो बीजेपी के घोषणा पत्र में है। सर, हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि बीजेपी के ये घोषणा पत्र में रहा है, मतलब लंबी तैयारी चली है, एक विशेष पार्टी के तरफ से, और इस तरह से एक समान देश, एक कानून की बात करना किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है। पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये किस आबादी को देख के बनाया जाएगा? क्योंकि जिस पार्टी के घोषणा पत्र में ये है, ये हिंदू राष्ट्र की कामना करता है। जी। आपकी बात सही है। जैसे कि जिस तरह के विचार जो आ रहे हैं, एक देश एक विधान, तो एक देश एक विधान थोड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उतना प्रैक्टिकल होगा ये इस बात पे क्वेश्चन है। क्योंकि अभी जो मेजॉरिटी समुदाय तो हमारे हिंदू समुदाय ही हैं, और बाकी जो है अपने अपने धर्म से ही उनकी पर्सनल लॉज गाइडेड होती हैं। एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना के साथ पर्सनल लॉज को लाना एक एस्पेक्ट है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब संविधान में विश्वास रखते हैं और सामाजिक भाव का सम्मान करते हैं। अगर एक चीज हम संविधान में मांग रहे हैं तो दूसरी चीज का भी कदर हमको होना चाहिए। वो बात सही है, लेकिन साथ साथ संविधान में असमानता के लिए भी जगह दी गई है। उसके पीछे का जो रीजन है, उसको रीजन को देखते हुए हर एक केस में समानता नहीं दी गई है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आर्टिकल 14 में दो चीज है। एक कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, समान का, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कानूनों का को सबके समान उसको सुरक्षा मिले। दो चीजें। लेकिन वही कानून का इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि इक्वालिटी जो होगा वो इक्वल्स के बीच होगा। जो समान कानून है समान लोगों के बीच में, ना कि समान कानून असमान लोगों के बीच में। यानी आप कुछ समाज ऐसे हैं जो अभी भी उस मुख्य धारा पे नहीं आ पाए हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन अभी भी उनके साथ लगा हुआ है। खासकर आदिवासी समुदाय के मामले में वो बॉटम पिरामिड में है। सभी तरह के विकास का इंडेक्स को आप देखेंगे, लिटरेसी में, फिर पॉवर्टी में, हंगर में, तो देखेंगे कि ये समाज काफी पीछे है। तो बैकवर्डनेस समाज है। तो आप उस समाज को एक विशेष दर्जा दिया गया है। उनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन स्टेट लाता है, विशेष प्रावधान लाते हैं उनको देने के लिए। तो फिर तो उसके लिए तो जगह है। समानता कहने का मतलब सबको समान रख देना, ऐसा तो नहीं है। उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। जमीन से संबंधित उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि वो संरक्षित रह पाए। तो आर्टिकल 14 का मतलब है एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है, बल्कि इक्वालिटी फॉर इक्वल्स, समानता समानताओं के साथ, समान जनों के साथ में, और अनइक्वल्स के बीच में वो नहीं। सर, आपने ये आरक्षण की बात की, तो क्या यूसीसी का असर आरक्षण पे भी पड़ेगा? देखिए, चूंकि विशेष दर्जा प्राप्त है आदिवासियों को, 1965 का जो लोकुर कमेटी है, बीएन लोकुर कमेटी, उसमें एक बात जो आदिवासियों को आदिवासी बनाता है, उसके एक पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि
डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट कल्चर, प्रिमिटिव ट्रेट्स एक होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव होगा, वो अलग अलग क्षेत्र में रहेंगे। और तीसरा जो है वो है, कहा है कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट कल्चर होगा। तो डिस्टिंक्ट कल्चर में उनके अपने रीति रिवाज भी शामिल है। ये सिर्फ नाच गान नहीं है, वेशभूषा नहीं है, खान पान नहीं है, बल्कि उनके कस्टम्स भी दूसरों से अलग है, इसलिए वो डिस्टिंक्ट है। वो एक आधार है आदिवासी को आदिवासी बने रहने का। तो वो आधार के वजह से और जनरल बैकवर्डनेस को देखते हुए, आर्थिक पिछड़ापन को देखते हुए, सामाजिक पिछड़ापन को देखते हुए, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजर्वेशन का प्रावधान है, ताकि आपके लोग वहां पे प्रतिनिधित्व जा सके। अब जब समान कानून आएगा तो हमारे कस्टम्स के द्वारा जो चीजें जो निर्धारित होती है, जैसे शादी ब्याह और डिवोर्स वगैरह, वो तो अब एक कॉमन कोड के तहत आएगा, तो उतना तक वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम विशेष दर्जा किस लिए, किस आधार पे किस आधार पे? अब तो विशेष दर्जा फिर वो आगे ऐसी संभावना होगी कि वो हट भी सकता है, क्योंकि अब वो बोले कि आप हाँ, एक चीज से सब बराबर है, तो फिर उसमें विशेष प्रावधान की किस बात की? मतलब हम ये समझे कि आरक्षण पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। पड़ सकता है, क्योंकि उसका जो आधार जो है वो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस में है। सामाजिक पिछड़ापन और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ये तो आपने हल नहीं किया, लेकिन आपने एक कानून लगा दिया कि सब बराबर, यानी अब आप कॉम्पीट करें, जबकि सोसाइटी रेडी नहीं है, सोसाइटी में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो नहीं उस पे आ पाया है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि उनके लिए जो भी योजनाएं बनती है उसमें कितना प्रतिशत उनको मिलता है और कितना प्रतिशत रास्ते में हो जाता है। तो एक्चुअली जो ग्राउंड में है वो बहुत अभी सिचुएशन सही नहीं है, और उस पे जो समानता थोड़ा सा वो दिक्कत है, खासकर जो विविधता वो देश को देखते हुए। सर, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि चूंकि विधि आयोग ने 1 महीने का समय दिया है, अभी 14 जुलाई तक ही समय है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? ऐसे में कैसे आम जनता अपनी राय देगा, या जितने धार्मिक संगठन हैं, वो भी इतने कम समय में कैसे एक ड्राफ्ट या अपनी सोच कैसे सरकार तक पहुँचा पाएँगे? थोड़ा इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि ये तो संविधान में तो समानता की बात लिखी हुई है, और ये अभी की बात नहीं है, बल्कि बहुत पहले से समान नागरिक संहिता के ऊपर बहस छिड़ी हुई है। शुरुआत में जब हम देखेंगे 1985 में ही शाह बानो के जजमेंट के हिसाब से, तो उसमें मुस्लिम महिला को तलाक देने के बाद में उसको मेंटेनेंस नहीं देने की जो बात हुई थी, खासकर मुस्लिम समुदाय में 90 डेज के बाद में वो मेंटेनेंस नहीं में लेती है, लेकिन वो सीआरपीसी 125 के अंदर में बाद में उसको मेंटेनेंस दिया गया, है ना। तो इस तरह से जो है बातें बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके चली हैं। हम लोग देखें तो उसके बाद बहुत सारे जजमेंट आए, ट्रिपल तलाक उसमें चला गया, लेकिन एक पक्ष जो है वो है समानता को लेके, या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो कानून के हिसाब से जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से कुछ लॉस को तो ट्यूनिंग करने की बात हुई है, वो तो वहां तक ठीक है, वो हो भी रहा है जुडिशरी के एस्पेक्ट से, ठीक है। लेकिन एक समाज जैसे आदिवासी समाज में उस तरह का कोई है नहीं, उस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो फिर हम किस आधार पे क्या चीज को चेंज करेंगे, क्योंकि हर जगह सब कुछ तो अलग अलग है, ठीक है। तो वो प्रयास जो है वो है संविधान के अनुरूप आपके पर्सनल लॉस को संविधान के अनुरूप करने की एक प्रयास है, वो तो स्वागत योग्य है, और उसका तो जुडिशरी टाइम टू टाइम वो कह रही है। लेकिन अभी समय बहुत कम है, और 18 की रिपोर्ट को हम लोग देखें तो 18 के रिपोर्ट के बाद अभी 5 साल लगभग होने को आए हैं, तो इतने कम समय में कुछ इस तरह का बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड
कि दोबारा से दोबारा चर्चा से करें। चर्चा कर सके। खासकर तब जब पिछले आयोग को 75,000 से ज्यादा सुझाव आए थे, लेकिन उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो पहले तो एक ड्राफ्ट कुछ आता, तो उसका कुछ दायरा बनता, तो बिल्कुल, उस पे हम बिल्कुल। कुछ सुझाव दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ दायरा ही नहीं है, तो हम सारे अटकल लगा रहे हैं और उसमें हम पिछला रिपोर्ट को रेफर कर रहे हैं कि किन-किन चीज़ों पे वो पिछला रिपोर्ट पे बात हुई है। तो उसी रिपोर्ट पे हम लोग मोटा-मोटी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन अभी भी अस्पष्ट है कि वो ड्राफ्ट कैसा होगा। तो पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि ड्राफ्ट कुछ आता, तो उसके मतलब एक ऊपर ड्राफ्ट बना के लोगों के सामने रखते, फिर लोग अपनी राय देते, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। पर यहाँ तो पूरा ज़ीरो है, आपको ज़ीरो में बताना है कि आपकी क्या राय है। जी, क्योंकि अभी खासकर जहाँ पे कोडिफाइड है, लॉ वेल प्लेस्ड है, जैसे मुस्लिम समुदाय में शरीयत लॉ है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे हिंदू मैरिज, हिंदुओं में हिंदू है, क्रिश्चियन में, तो ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो वहाँ पे अगर कुछ है तो थोड़ा ईज़ी है बताना कि हाँ, ये अडॉप्शन का है, ये मैरिज का एस्पेक्ट है, ये डिवोर्स का है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जा रहा है, तो चांसेस है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। खासकर मैरिज की एज को लेके या फिर कितना वाइफ आप एक टाइम में रख सकते हैं, उसको लेके, इन सब कॉमन चीज़ों पे हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या फिर महिलाओं को इनहेरिटेंस के राइट को लेके कुछ कॉमन चीज़ आए। हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अभी वो, और उसमें भी हर एक सोसाइटी का अलग-अलग है। तो खासकर ट्राइबल सोसाइटी तो बिल्कुल ही अलग है। और जो रीति-रिवाज ट्राइबल सोसाइटी में चल रहे हैं, जैसे अडॉप्शन को लेके, तो अडॉप्शन में तो हम सर्वप्रथम अपनी प्रायोरिटी देते हैं कि हम अपने भैयाद में से किसी को हम गोद ले लें। लेकिन गोद लेने की परंपरा में ये भी है कि जो लॉ है कहता है कि आप किसी समुदाय के बाहर भी आप गोद ले सकते हैं। तो ये पर्सनल लॉ कुछ कह रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको आज़ादी दे रहा है कहीं से लॉ। तो आप बाहर से आप लेते हैं, तो वो आप कारा के अंदर में सेंट्रल अडॉप्शन के लॉ के तहत में आप अडॉप्शन लेंगे। तो लेकिन पर्सनल लॉज कह रहा है कि नहीं, आप संविधान अपने समुदाय के बीच में आप अडॉप्ट कीजिए, तभी उसकी मान्यता है। तो ये टसल होने की चांसेस ज़्यादा है। तो अगर उस तरह का लॉ आ जाता है, तो फिर कस्टमरी लॉ का अडॉप्शन के मामले में फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत संशय बना हुआ है। तो सर अभी राय कुछ बन पा रही है समाज की? क्योंकि रिपोर्ट तो देना ही है 14 जुलाई तक। जी, अभी समाज तो अब बहुत विभिन्न तरह के समाज हैं और सबकी अपनी-अपनी सोच है इस चीज़ों को लेकर। और आदिवासी समाज में भी बहुत सारे समाज हैं जो कि उनकी अपनी-अपनी विचारधारा है। तो सभी समाज अपनी से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ राय भेजें। अब अभी तो पता नहीं है कि कितना राय आया है। कुछ कौन लोग फ़ेवर में हैं, कौन अगेंस्ट में है, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि अभी तो कोई ड्राफ्ट है नहीं हमारे बीच में। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि कुछ ड्राफ्ट ऑलरेडी बना के आया हुआ है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन भी में नहीं आया है। तो इसलिए अभी सब गेसवर्क है और सभी सोच ही रहे हैं। सोच रहे हैं, और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में है। बिंदुओं पे विचार नहीं हो पा रहा है कि कौन-सा चीज़ पे होना है, कौन-सा चीज़ पे नहीं होना है, और ट्राइबल सोसाइटी को किस तरह से वो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो वेल प्रोटेक्टेड है अपने संविधान के हिसाब से, और बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है और बहुत तरह के सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिसको जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में हैं, अति पिछड़ी जनजातियाँ हैं, जैसे असुर, कोरवा, बिरहोर, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कि है, समाज उनकी भी है, उनकी भी कुछ अपनी प्रथा है, रीति-रिवाज है, तो उधर से उनका कोई अभी आवाज़ नहीं है। तो एक बहुत संशय की स्थिति है, लेकिन लोग अपनी राय दे रहे हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ़ झारखंड के आदिवासियों की ही बात कर रहे थे, लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश के अलग-अलग राज्यों के जो भी आदिवासी हैं, उनके हिसाब से सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि टोटल 730 समुदाय हैं, जो अलग-अलग रीति-रिवाज़, अलग-अलग कस्टमरी लो फ़ॉलो करते हैं। अगर ये यूसीसी आता है, तो अगर आप झारखंड की बात करेंगे, तो उनके लॉ पे असर करेगा, उनके लॉ पे अगर बात करेंगे, तो झारखंड के जो आदिवासी हैं, उनके लॉ पे असर करेगा। फिलहाल अगर हम कुल मिला के बात करें, तो पूरे आदिवासी समाज को फिलहाल यूसीसी का बहुत गहरा असर होने वाला है।
और सिर्फ नुकसान की ही, जहाँ तक हमें सर आपसे बातचीत करके लगा, सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। फिलहाल आदिवासी समाज अभी राय विचार कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है यूसीसी क्या है, उसके नुकसान क्या है, इसलिए हमने सर से बातचीत की कि क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल हमारे दर्शक इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, खासकर जो आदिवासी समुदाय है, सारे लोगों को इस इंटरव्यू को देखना चाहिए, यूसीसी को समझना चाहिए, यहाँ के लोग, यहाँ के जो रीति-रिवाज़ हैं, उनको समझना चाहिए और सर के साथ-साथ आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 के साथ बने रहें, लेकिन अभी इस वक़्त के लिए जोहार रहेगा।